द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फसना पक्का है सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं। पूरी एनसीईआरटी को आपके लिए निचोड़ दिया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आइडेंटिफाई द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1989 विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एरा एंड मार्क द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो इसके आंसर को अगर हम देखते हैं तो जो हमारी बर्लिन वॉल थी वो हॉलमार्क थी भाई कोल्ड वॉर की। ये सिंबलाइज करती थी जो हमारे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड में एक डिवीजन था उसको। एक बायपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिलता था। यूएसएसआर और यूएसए दोनों पावरफुल नेशन थे। लेकिन हुआ क्या, 9 नवंबर 1989 को लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया और एक नया सिंबल बना यूनिफिकेशन का। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के यूनिफिकेशन का ये सिंबल बना और यहाँ से भाई हमें कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड का बिगनिंग देखने को मिलने लगा। ये जो बर्लिन वॉल का फॉल था ना, इसके बाद बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए जिसके बाद कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई। हमें मालूम है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और बायपोलर वर्ल्ड भी खत्म होकर यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया जहां पर सिर्फ यूएसए एक सुपर पावर बचा हुआ था। वॉट वॉज द सोवियत सिस्टम। आपको इतने सारे क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का सिमिलर आंसर है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार कितना घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें ऐसा लगने लग जाता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन क्वेश्चन आसानी रहते हैं, बस घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। इसलिए हम आपके लिए फसना पक्का है सीरीज बनाते हैं। अगर किसी बच्चे ने हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस कर ली, उसके बाद हमारी फसना पक्का है करके रिवीजन के लिए हमारे नोट्स यूज कर लिए, उस बच्चे का ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट में आधा मार्क भी नहीं कट सकता। बहुत ही टॉप नॉच की वीडियोस हम आप सभी के लिए बनाते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, तो देखिए 1917 में हमें सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन देखने को मिला था जिसके बाद यूएसएसआर एस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम था एक इगैलिटेरियन, एक इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पर काम करेगी। यहाँ पर हमें एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती थी और कोई भी अपोजिशन पार्टी अलाउड ही नहीं थी। यहाँ की जो इकोनॉमी होती थी वो प्लान्ड होती थी और स्टेट उसको कंट्रोल करता था। तो मतलब जो स्टेट ओनरशिप थी वो डोमिनेंट फॉर्म में हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ था, यूएसएसआर ने क्या किया था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल एस्टेब्लिश करे थे। किसके ऊपर? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्हें इन्हें फेशिस्ट फोर्सेस से लिबरेट करवाया था, इनको उनसे आज़ाद करवाया था। तो उनके ऊपर ये अपना ये कंट्रोल जमा रहे थे और इसी से भाई सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर सेकेंड वर्ल्ड हमारा क्रिएट हो गया था। फिर वॉर्सो पैक्ट भी हमने पढ़ा था, ये हमें देखने को मिला, जो कि एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था इन कंट्रियों को एक साथ रखने के लिए। ठीक है, इससे रेड फॉन्ट में जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के अंदर भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो हमने आपके लिए डाल दिए। फिर जो हमारा यूएसएसआर था एक बड़ा पावर बन गया वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी हमें इनकी देखने को मिलती थी। सिर्फ यूएसए से ये थोड़ा पीछे रह जाते थे, बाकी सबसे आगे आगे थे। अब ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन देखने को मिलता था और बहुत ही एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमें देखने को मिलता था। सभी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर्ड थी वहाँ के सिटीजन्स के लिए। यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज थी उसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर हो गया और बाकी जितनी वेलफेयर स्कीम है। यहाँ पर बिल्कुल भी हमें स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को ही नहीं मिलती थी, मतलब हर किसी के पास रोजगार था। फिर यहाँ पर भाई जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी वो सब कुछ प्रोड्यूस करती थी। बहुत सारे गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस करे जाते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी वेस्ट के कंपैरिजन में तो कमी रहती थी। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। इलेबोरेट। ठीक है, या फिर इसी को घुमा के और तरीकों से पूछा गया है, हम देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है यार, जो सोवियत सिस्टम में बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन गया था, जिसके कारण वहाँ की लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो रही थी। वहाँ पर डेमोक्रेसी की बहुत कमी थी भाई, देखने ही नहीं मिलती थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत कमी थी, जिसके कारण लोगों को बहुत गुस्सा आता था और वो जोक्स के या कार्टून के थ्रू अपना गुस्सा जाहिर करते थे। मतलब बोलने की आज़ादी उनको ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादातर जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें रिफॉर्म की ज़रूरत थी, वही पुराने घिसी पिटे इंस्टीट्यूशन थे, रिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं था। एक ही पार्टी का राज चलता था, जिसके कारण भाई बाकी लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, ये लोगों के लिए बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी, उनकी सुनती भी नहीं थी, उनकी एस्पिरेशंस को भी कभी फुलफिल नहीं करती थी। ये लिखा हुआ है, पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल, है ना। यहाँ पर भाई 15 डिफरेंट रिपब्लिक हमें देखने को मिलती थी जिन्हें यूएसएसआर को फॉर्म करा था। अब भाई हर एक रिपब्लिक का अपना कल्चर है, अपना तरीका है, वो चाहते हैं कि वो अपने अफेयर को खुद मैनेज करें। उसमें कल्चरल अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबका अपना कल्चर होता है, लेकिन वहां पर भी ये टांग अड़ाते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों की आज़ादी छिन
रही थी। रशिया जो रिपब्लिक थी वो डोमिनेट करती थी, बाकी रिपब्लिक की इतनी सुनी नहीं जाती थी। इसका मेन दबदबा रहता था, इससे भी बाकी रिपब्लिक्स को प्रॉब्लम होती थी। फिर ये आर्म्स रेस में यूएसए के साथ आर्म रेस में लगे होते थे, जिसके कारण बाकी चीज़ों पर ये ध्यान ही नहीं देते थे। जैसे कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूएसए इनसे बहुत आगे था, ये वेस्ट से बहुत पीछे रह गए थे और लोगों के पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशन को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिर इनने 1979 में क्या किया, अफगानिस्तान को भी इन्वेट करने का ट्राई करा, है ना, वहां पर इन्वेजन इन्होंने करा, जिसके कारण इनका और दिक्कत में हो गया। इनका इकोनॉमी वैसे ही से कमजोर था, कंट्री वैसे ही से सारी कमजोर हो रही थी और ये हो गई। इसके बाद भाई जो वेजेस है, लोगों की पगार है, वो तो बढ़ती रही, वो आगे बढ़ती रही, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से गिरने लग गया। इसके बाद तो हमें ये देखने को मिला कि लेट 1970s में तो भाई चीज़ें खत्म ही होने लगी, इनकी इकोनॉमी स्टेगनेंट ही हो गई, इसने सब काम ही खत्म हो गया था इनका। फिर हु वॉज मिखाइल गोर्बाचेव एंड व्हाट रोल डिड ही प्ले इन द सोवियत यूनियन, हाउ ही सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। गोर्बाचेव की बात कर लेते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बने 1985 में और इनने बोला भाई हम रिफॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। इनका कहना था रिफॉर्म बहुत जरूरी है अगर हमें यूएसएसआर को अप टू डेट रखना है तो, क्योंकि भाई जो वेस्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन वगैरह में बहुत आगे निकल गया, उससे अगर हमें कंपीट करना है तो हमें भाई आगे रिफॉर्म की जरूरत है। तो गोर्बाचेव ने इनिशिएट किया था पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म और डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री, ठीक है। इन्हें ये बोला था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म भी आएंगे, डेमोक्रेसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इनका ये भी था कि भाई हम वेस्ट से जो हमारे इतने बेकार रिलेशन है उनको भी ठीक करेंगे, और इनने कहा था कि हम डेमोक्रेटाइज भी करेंगे और रिफॉर्म भी लेकर आएंगे सोवियत यूनियन में। लेकिन इनके बोलने से कुछ नहीं हुआ भाई, बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिल गए जो ना इनने सोचे थे ना किसी और ने। वो क्या थे भाई, सबसे पहले जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री के लोग थे जो उस समय सोवियत ब्लॉक के पार्ट थे, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया। पास्ट में क्या होता था, कभी भी अगर आवाज वगैरह उठती थी, डिस्टर्बेंस होता था, उसको रोक दिया जाता था, लेकिन गोर्बाचेव को उसमें इन्होंने इंटरवीन ही नहीं करा। हो रहा था, इन्हें होने दिया, जिसके बाद कम्युनिस्ट जो रिजीम्स थी वो कोलैप्स होती गई एक के बाद एक, और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, वही इन रिफॉर्म को अपोज करने लग गए थे। अब क्यों करने लग गए थे वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो बहुत सारे रीजन देख लेते हैं। सबसे पहले 1991 में एक हमें कू देखने को मिलती है जिसको इंकरेज करा था कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने। अब आप बोलेंगे कू का मतलब क्या होता है, इसको कई जन कू प्रोनाउंस करते हैं लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन इसका कू है। तो क्या होता है, किसी भी ग्रुप के द्वारा, ज्यादा मिलिट्री में हमें देखने को मिलता है कि एक भाई इलीगल वे में फोर्स का एक्सेसिव यूज करा जाता है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, मतलब जो सत्ता में है उसको हटाने के लिए ये कू करा जाता है, ठीक है। इसको इंकरेज करा था कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर, मतलब जो बिल्कुल ही कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग थे, उन्होंने किया था। लेकिन इस समय तक भाई लोगों ने है फ्रीडम को स्वाद चख लिया था फ्रीडम का, तो उनका कहना था उन्हें पुराना कम्युनिस्ट पार्टी वाला ओल्ड स्टाइल रूल नहीं चाहिए, याद रखिएगा। उस समय बोरिस येल्टसिन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वो इमर्ज हुए थे एज अ नेशनल हीरो। इन्होंने इस कू को अपोज करा था। रशियन रिपब्लिक में एक बहुत ही पॉपुलर इलेक्शन जीता था, और जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दी थी, इसको हिलाकर इन्हें रख दिया था। धीरे धीरे जो पावर है भाई वो शिफ्ट होना चालू हुई, वो सोवियत सेंटर से अब रिपब्लिक्स की तरफ जा रही थी। जो यूरोपियनाइज पार्ट था सोवियत यूनियन का, वहां पर ये ज्यादा हमें देखने को मिल रहा था। उन्होंने अपने आप को एज अ सोवरेन स्टेट देखना चालू कर दिया। उन्हें बोला हम आजाद हैं, हम आपके अंडर में अब नहीं, हम आजाद हैं। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वो अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी हम सोवियत फेडरेशन में ले रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था। बाकी रिपब्लिक का कहना था बहुत सारियों का कि अब बहुत हो गया भाई, अब हम तो चले। फिर दिसंबर 1991 में बोरिस येल्टसिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया है, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी बैन कर दिया गया। इसका कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा गया एज अ बेसिस पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में, और इसके बाद कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS भी फॉर्म करा गया। इसमें कई बार वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय CIS, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। थोड़ा घुमाकर कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो मैंने साइड में लिख दिया है, ये भी PYQ है, सेम सिमिलर आंसर ये। वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, हमने इसके बारे में पढ़ा। लोगों की एस्पिरेशन को भाई ये मीट नहीं कर पा रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बहुत सालों तक इकोनॉमिक हमें स्टैग्नेशन देखने को मिला, बहुत सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस यहाँ पर हो रही थी। तो लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा हो गया था भाई जो डाउट करने लग गया था, वो इस सिस्टम पर क्वेश्चन उठाने लग गया था, एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया था।
इकोनॉमिक बर्डन एंड बैकवर्डनेस इसको देख लेते हैं। तो जो सोवियत इकोनॉमी है ना भाई, उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और इनका मेन ये था कि इनका जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज था ना, वो इनका आर्म्स रेस में लग जाता था, दिया हुआ मिलिट्री वगैरह में ही इन लोग न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह में ही लगा देते थे, आर्म्स में ही लगा देते थे, तो बाकी डेवलपमेंट के लिए जगह ही नहीं बचती थी। फिर सैटेलाइट स्टेट का मतलब क्या होता है, इनके अंडर में कुछ ऐसे नेशन रहते हैं जो फ्री है, मतलब उनकी खुद की आज़ादी है, सोवरेन स्टेट है, लेकिन पूरा दबदबा इन्हीं का होता है कि जो ये बोलेंगे वही वो करेंगे, पूरे इनके इन्फ्लुएंस में वो रहते हैं। तो इनने भाई सैटेलाइट स्टेट बना ली थी ईस्टर्न यूरोप में और सोवियत सिस्टम के अंदर भी बना ली थी, जिसके कारण भी बहुत दिक्कत आ रही थी। इन लोग इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर ये बहुत बड़ा इनको प्रॉब्लम आ गया था। फिर जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे वहाँ पर, उनका कहना था कि भाई अब हमको मालूम चल गया है वेस्ट कितना आगे है हमसे, हमको सब मालूम चल गया है, तो इनको क्लियर कट चीज़ें दिखने लग गई थी। और बहुत समय बाद हमें ये भी देखने को मिला कि जो कैपिटलिज्म है भाई, हमेशा से इन लोग बोलते थे कि सोशलिज्म से अच्छा कुछ नहीं है, कम्युनिज्म से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन जब लोगों को मालूम चला और इनको खुद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कैपिटलिज्म कितनी एक आगे आइडियोलॉजी हो रही है इनके सामने, तो ये भी एक बहुत बड़ा शॉक बनकर इनके सामने आया। तो यही है भाई, वेस्ट के साथ इन लोगों का सही से नहीं हो पा रहा था, इस कारण इन लोगों का भाई पीस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल दोनों चैलेंज आ गए थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन की भी बात कर लेते हैं। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है भाई, उसने सोवियत यूनियन पर बहुत समय तक रूल किया अपना, ठीक है, ये लोगों के लिए आंसरेबल नहीं थी, उनको जवाब ही नहीं देती थी, है ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत ही स्लो था, सफोकेटिंग था, और भाई सिंपल सी बात है, इन लोग अपनी मिस्टेक्स भी नहीं सुधारते थे, ट्रांसपेरेंट भी नहीं थे। लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये हमसे कनेक्टेड ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। करप्शन बहुत देखने को मिलता था, ओपननेस बिल्कुल भी नहीं थी गवर्नमेंट में, सारी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जो अथॉरिटी थी वो सेंट्रलाइज थी, ये हम सबको मालूम है, ज़्यादातर जगहों पर ये थी। तो जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे भाई, उनको ज़्यादा प्रिविलेज देखने को मिलते थे, ऑर्डिनरी जो सिटीजन थे उनको इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, तो ये सारी प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ गई थी। तो ये सारे रीज़न थे भाई, जिनसे लोगों का पूरा मनी उठ गया था गवर्नमेंट और ये जो पावर में लोग हैं उनसे। फिर गोरबाचेव के रिफॉर्म की अगर बात करते हैं, तो भाई इनने बोला था, हम प्रॉमिस करा था रिफॉर्म लेकर आएंगे, सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। मैंने आपको पहले बोला था, आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों का, कुछ सेक्शन था सोसाइटी का, जिनका ये कहना था कि भाई गोरबाचेव बहुत स्लोली रिफॉर्म कर रहे हैं, इतने धीरे कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ खास तौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, अब उनसे उनकी पावर छिन रही थी रिफॉर्म के चक्कर में, तो उनका ये कहना था कि गोरबाचेव रिफॉर्म बहुत तेज़ी से लेकर आ रहे हैं। तो इस चक्कर में हुआ क्या भाई, वहां पर जो पब्लिक ओपिनियन है वो डिवाइड हो गया और किसी का सपोर्ट ही नहीं मिला इनको। जब सपोर्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे। जो इनके सपोर्टर्स थे वो भी भाई हमारे डिसइल्यूशनड हो गए थे, आजकल रील्स की भाषा में बोले तो डिलुलू में चले गए थे ये। तो इनकी पॉलिसीज को लेके ये भी दिक्कत हो गई थी। तो कुल मिला के ये है भाई कि डिफेंड ही नहीं कर पाए अपने आप को, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी। भाई नेशनलिज्म और सोवरेनिटी की बात तो हमें यहाँ देखने को मिल रही थी। इमीडिएट कॉज है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि इमीडिएट कॉज क्या था, तो यही कॉज था जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन हुआ। अगर हम सोवियत की पूरी हिस्ट्री देखते हैं ना, तो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स लोगों में पहले से प्रेजेंट थे और एक पोटेंशियल भी था कि ये इंटरनल स्ट्रगल लेकर आएगा। लेकिन गोरबाचेव के समय क्या हुआ, इनके रिफॉर्म में ये चीज़ें और तेजी से बढ़ गई और ज़्यादा तेजी से इंटेंसिफाई हो गई। लोगों का एक नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन इतने लेवल पर बढ़ गया था कि अब लोग ना आवाज उठाने लगे गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाई। सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट अर्जेस हमें कहाँ देखने को मिली, जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमारी स्टेट थी भाई, कहाँ पर, यूरोपियन और प्रॉस्पेरस पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन में। यहाँ से सबसे ज्यादा हमें आवाज उठाने की देखते को मिली। जैसे रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, यूक्रेन, जॉर्जिया हो गया, ठीक है, इनको भी इंक्लूड करना इसमें बहुत जरूरी है। यहाँ पर लोग अपने आप को एलियनेटेड फील करते थे सेंट्रल एशिया से। इनका कहना था भाई हमारा इनसे कोई कनेक्शन ज़्यादा बनता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम एलियन टाइप के हो गए। और इनका ये भी कहना था यार कि इन लोग एक बहुत हाई प्राइस पे कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्राइस, जो बैकवर्ड रीजन है सोवियत यूनियन में उनके साथ रहने के लिए। मतलब इनका पूरा ग्रुप है भाई, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो ऊपर वालों का कहना था कि हम क्यों नीचे वालों के लिए भाई सेक्रीफाइसेस करें। ये मेन दिक्कत आ रही थी। तो इस कारण से भाई वहाँ नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी और उनको सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो देखिए, अगर आपको आता है शॉर्ट में, तो ये 3 बहुत अच्छी हेडिंग आपकी बनेंगी। एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, जब यूएसएसआर ही नहीं बचा तो भाई कोल्ड वॉर कहाँ की बचेगी। ये सारी चीजें खत्म हो गई, जितनी आर्म रेस वगैरह चल रही थी अब ये सब कम होने लग गई है ना। तो एक नई पीस अब हमें देखने को मिल रही थी। पावर रिलेशन बहुत तेजी से चेंज हुआ, न्यू आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिले। डिसइंटीग्रेशन हो गया सेकंड का भाई, तो अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, यूएसए का पूरा दबदबा हो गया, वो सुपर पावर बन गया। जो भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका दबदबा हो गया। और नए इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ बहुत पावरफुल बन गए, क्योंकि जो भी कंट्री अब ट्रांजिशन कर रही थी ना कैपिटलिज्म की तरफ,
उनको ये एडवाइजरी का काम कर रहे थे, लोन वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो अब इन लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। तो भाई कैपिटलिज्म हो गया, लिबरल डेमोक्रेसी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये इमर्ज हो गए मोस्ट प्रेफर्ड पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में। तो आज आप देखेंगे तो ज़्यादा जितनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर पीस बहुत है, वो सब डेमोक्रेसी वगैरह को ही अपनाते हैं। इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। अब भाई डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसके बाद बहुत सारे रिपब्लिक थे, नए नए हमें देखने को मिले, है ना। जैसे दिया हुआ है नई कंट्रीज इमर्ज हुई, बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स, उनका एम था कि भाई वो यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन करेंगे। फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है भाई, उनने बोला कि वो क्लोज रिलेशन रखेंगे रशिया के साथ और बाकी वर्ल्ड पावर के साथ भी वो जुड़ेंगे। इसके कारण हमें देखने को मिला कि भाई न्यू प्लेयर्स इमर्ज हुए इंटरनेशनल सिस्टम में, जिनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी थी, अपने इंटरेस्ट थे और अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंज थे। फिर अगर आपको याद आता है भाई ये ज़्यादा मार्क के लिए, तो और भी पॉइंट हमारे पास है। पहला यही है, सेम पॉइंट भी रहेंगे, हमारा कोल्ड वॉर एंड हो गया, ये हमें पता होना चाहिए। यूएसए एक लौता सुपर पावर बना, तो भाई यूएसए का तो बहुत दबदबा हो गया था, ये हमें पता होना चाहिए। फिर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो थे, मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये एक्टिव प्लेयर बन गए, लोन वगैरह भी देते थे, एडवाइजरी का भी ये काम करते थे ना, तो इनका एक अलग रोल हो गया था। इसके बाद नई कंट्रीज इमर्ज हुई, बहुत सारी जगह पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिले, आगे अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे चेचनिया और दगिस्तान का एग्जांपल दिया हुआ है। जो हमारी बाल्टिक स्टेट्स थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया और नेटो के वो मेंबर बन गए, है ना। तो इसके बाद भाई और हमें देखने को मिला कि भाई कैपिटलिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और भी बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। ये जैसे दिया हुआ है भाई कि यूएस हेजेमनी का पूरा दिया हुआ है, यूएस हेजेमनी का जो पीरियड चालू हुआ, तो इससे हमें समझ में आ गया भाई कैपिटलिज्म वाज प्रोनाउंस्ड एज द विनर बिकॉज सोशलिज्म हैज बीन डेड। नेम द रिपब्लिक विच सक्सीडेड सोवियत यूनियन आफ्टर इट्स डिसइंटीग्रेशन, व्हाट वाज इट्स पोजीशन इन द इंटरनेशनल डोमेन। तो भाई रशिया ने सक्सीड करा था, रशिया ने बोल दिया कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो जगह है वो भी हम लेंगे, जितनी भी यूएसएसआर की इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, कमिटमेंट्स थी, उनको हम पूरा करेंगे। और इनने फिर भाई बहुत सारे मेजर भी लिए। दिया हुआ है कि एक अकेला न्यूक्लियर स्टेट बचा था ये पोस्ट सोवियत, बाकी किसी भी रिपब्लिक के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, तो इससे यूएस के साथ डिसआर्मामेंट मेजर्स भी लिए थे। फिर व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, तो ये लाइन तो बिल्कुल याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म मैनी कंट्रीज अंडरवेंट अ पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम। ये अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही पेनफुल ये ट्रांजिशन था और इसी को हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। एक कंप्लीट शिफ्ट था भाई ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, जहां पर हमें जो भी स्टेट एसेट्स थे उनको भी प्राइवेट करना था, कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करना था, जो कलेक्टिव फार्म्स थे अब उनको प्राइवेट फार्म्स की तरफ ले जाया जा रहा था। तो बहुत ही एक सडन शिफ्ट हमें देखने को मिला था फ्री ट्रेड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ। पहले तो कम्युनिज्म सोशलिज्म इन चीज़ों की बात ही नहीं करी जाती थी, है ना। तो कुल मिला के जो ये हमारे वेस्ट का कल्चर है, जो वेस्ट का पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर है, उसको अडॉप्ट करने का ट्राई किया जा रहा था। तो जो ये शॉक थेरेपी थी ना, ये हर जगह अलग इंटेंसिटी अलग स्पीड से चल रही थी, लेकिन सबका जो डायरेक्शन था, सबका फीचर था, वो सेम ही था। इसमें ना कोई भी थर्ड वे को एक्सक्लूड कर दिया गया था। मतलब ये बोला जा रहा था भाई आपको ये ट्रांजिशन तो करना ही पड़ेगा, पेनफुल है तो क्या हुआ, ये करा ही जाएगा, है ना। एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज था, आपका जो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था, जैसे एक कंट्री दूसरे पूरे वर्ल्ड को देखती थी, उसको बदला जा रहा था। आपके जो पुराने ट्रेड अलायंस थे उनको भूल जाइए, जो पुराने आपके रिलेशन थे सोवियत के टाइम पर उनको भूल जाइए, अब नए नए कनेक्शन बनाए जा रहे थे। तो ये एक बहुत ही पेनफुल नेचर का था, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता था कि शॉक थेरेपी बहुत ही नेसेसरी है अगर आपको डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ना है। आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि चाइना ने एकदम अलग तरीका अपनाया था, वो शॉक थेरेपी की तरफ आगे नहीं बढ़े थे, तो ये इनके साथ थोड़ा गलत हो गया था। व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है बता देते हैं। तो इंडस्ट्रीज कोलैप्स होने लग गई, बहुत सारी इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से डिसअपेयर ही हो गई। जो रूबल वहाँ का करेंसी है उसका वैल्यू बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गया, कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया, सोशल वेलफेयर सिस्टम खत्म हो गया, बहुत सारे माफियाज हमें कंट्री में देखने को मिल रहे थे, गुंडे लोग, ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिली लोगों के बीच में, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो वीक पड़ने लग गए, आगे देखेंगे हम सारी चीज़ें भी है। जो अथॉरिटेरियन रूल है प्रेसिडेंट का वो हमें देखने को मिला सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर भी बहुत सारे लफड़े हो रहे थे, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। और भाई इकोनॉमीज रिवाइवल भी हुआ उनका, कैसे हुआ, जब उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करा और ऑयल पाइपलाइंस को रेंट करा, तो रिवाइवल भी हमें देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको 4 में ज्यादा आता है तो उसको डिटेल में समझा देता हूँ। 4 कॉन्सिक्वेंसेस लिखने को आते हैं तो कोई भी 4 आप लिख सकते हैं इनमें से, मैंने इतने सारे आपको बता दिए। जैसे भाई शॉक थेरेपी
एक रियल शॉक बनकर आया सोवियत इकोनॉमी के सामने, है ना। कम्युनिस्ट इकोनॉमी को पूरा बर्बाद करके इसने रख दिया और वहाँ के लोगों को भी बहुत दिक्कत गई। जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री यूनिट्स थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। हाई स्केल प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिला गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का, और बहुत सारी स्टेट ओन इंडस्ट्री का ऑक्शन हुआ और इसको बोला गया लार्जेस्ट गैराज सेल इन वर्ल्ड हिस्ट्री, याद रखिएगा। जो रशियन करेंसी उसकी वैल्यू एकदम से गिर गई, इन्फ्लेमेशन बहुत तेजी से बढ़ा, लोग एकदम पॉवर्टी की तरफ जाने लग गए, माफिया इमर्ज हुए, मैंने आपको बताया, प्राइवेटाइजेशन हुआ जिसके कारण नई डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिली। पुराना जो सिस्टम था सोशल वेलफेयर का पूरा खत्म हो गया, रिच और पुअर के बीच बहुत गैप बढ़ गया, इकोनॉमिक डिवाइड हमें देखने को मिलने लगा। फिर एक्सप्लेन एनी फोर इश्यूज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बहुत बार आ जाता है, ये मैप वगैरह में भी आ जाता है। विच टू कंट्रीज हैड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट, तो कौन से भाई रशिया में टू रिपब्लिक, चेचनिया और दगिस्तान, यहां पर हमें देखने को मिला। अब आप बोलोगे सेसेशनिस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल भाषा में बोल दें तो भाई जैसे एक कंट्री में लोग रह रहे हैं तो उसमें से कुछ ग्रुप आ जाता है जो बोलते हैं हमें नहीं, हमें दूसरी कंट्री चाहिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमको हमारा एरिया चाहिए, तो ये सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट के पार्ट हो जाते हैं। कहाँ पर भाई सिविल वॉर चली, हमें सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला जो 10 साल तक चलता रहा, तो ताजिकिस्तान में हमें देखने को मिला सिविल वॉर हुई जो 10 साल तक चली, ठीक है। यहाँ पर बहुत इस रीजन में बहुत सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले। फिर जॉर्जिया में बात करते हैं तो दो प्रोविंस ने बोला भाई उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, उन्हें डिमांड करा, जिसके कारण सिविल वॉर हमें देखने को मिल गई। फिर देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में हमें देखने को मिला जो वहाँ पुरानी रिजीम, पुराना गवर्नमेंट स्टाइल चल रहा था, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठा दिया। लेकिन सबसे सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया में। यहाँ पर 1991 के बाद ये भाई बहुत सारे प्रोविंसेस में ब्रेक हो गया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इनमें डिक्लेयर हो गया इंडिपेंडेंस, मतलब इतने भागों में टूट गया। एक जगह थी भाई जहां पर बहुत पीसफुली स्प्लिट हुए, वो था चेकोस्लोवाकिया। चेक्स ने अपना अलग बना लिया, स्लोवाक्स ने अपना कंट्री अलग बना लिया और बहुत पीसफुली ये स्प्लिट हो गए। सेंट्रल एशिया हैज ऑल्सो बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन, देख लेते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर इन्हें हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिला है, ठीक है। सेंट्रल एशिया एक जोन ऑफ कंपटीशन बन गया है आउटसाइड पावर में एंड ऑयल कंपनीज में दिया हुआ है। ये जो हमारा रीजन है ना भाई सेंट्रल एशिया का, ये नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है और वेस्ट एशिया के क्लोज है, इसलिए भाई यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। फिर 11 सितंबर 2001 में जो यूएसए में अटैक हुआ था, हम सबको मालूम है, उसका यूएस चाहता है कि इस रीजन में इसका मिलिट्री बेस हो, और मिलिट्री बेस के साथ साथ इसने यहाँ सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट को पे भी करा था कि यहाँ पर बेसिस हायर कर सके और इसके एयरप्लेन्स यहाँ से ऊपर से उड़ सके इनकी टेरिटरी के ऊपर से, जब ये अफगानिस्तान और इराक के साथ वॉर में था। फिर अगर हम रशिया की बात करते हैं तो इनको रशिया नियर अब्रॉड की तरह देखता है, और इसका ये मानना है भाई कि यहाँ रशियन इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मतलब इसका कहना अपने पास में यार, तो अपना यहाँ पर होना चाहिए दबदबा। चाइना का इंटरेस्ट भी यहाँ की ऑयल रिसोर्सेस में है और चाइना इसकी बॉर्डर में सेटल होना चालू कर दिया और इनके साथ ट्रेड भी कंडक्ट कर रहा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया रशिया रिलेशन, देख लेते हैं भैया। तो बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन इंडिया और रशिया का हमें देखने को मिल जाता है, विच इज बिल्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री एंड कॉमन इंटरेस्ट। अगर हम कल्चरल टाइज की बात करते हैं, पॉपुलर परसेप्शंस हमारे जो हैं वो हमारे रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। दोनों भाई नेशनों का कहना है मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, किसी एक के पास पूरी ताकत नहीं होना चाहिए। हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की, रीजनलिज्म की बात करते हैं, हमारा कहना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पर सारी चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सके बिना कोई वॉर वगैरह के। और हमारा कहना है जो डिसीजन मेकिंग है भाई वो यूएन जैसी बॉडीज के थ्रू होना चाहिए। मतलब हम लोगों का ओपिनियन बहुत सिमिलर है, इसलिए हमारा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। और फिर भाई इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट हुआ था 2001 में, उसके बाद भाई 80 से ज्यादा बायलैटरल अग्रीमेंट हमने साइन करे हुए हैं आपस में, है ना। इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलता है अपने रशिया के पार्टनरशिप से, जैसे एरिया हो गया, कश्मीर हो गया, एनर्जी सप्लाईज हो गया, सेंट्रल एशिया में एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भाई रशिया का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, और चाइना से अपना रिलेशन बैलेंस करने में भी रशिया हमारी मदद करता है, रशिया को भी हमसे प्रॉफिट होता है। इंडिया इज इट्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट एंड एन इंपॉर्टेंट ऑयल इंपोर्टेंट नेशन, तो भाई हम इंपोर्ट वगैरह भी करते हैं, हम उनसे बहुत चीजें खरीदते भी हैं, तो उनको भी फायदा है। ऑयल क्राइसिस का जब समय था उस समय रशिया ने हमारी बहुत मदद करी थी, है ना। और इंडिया ये चाहता है कि धीरे धीरे हम एनर्जी इंपोर्ट्स हमारे रशिया से और बाकी रिपब्लिक से बढ़ाएं। और एडिशनली भाई रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के हम न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स की बात करते हैं, स्पेस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट है, और हमने बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट भी करा हुआ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया यूएसएसआर रिलेशन, इसको भी देख लेते हैं। तो भाई इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाता है इकोनॉमिक, तो अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं
तो भाई सोवियत ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत मदद करी थी, हमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करा था स्टील और मशीनरी प्लांट में, और इंडिया की करेंसी को भी भाई एक्सेप्ट कर लिया था। हमारे जब इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो इनने हमारी मदद करी थी। पॉलिटिकल सपोर्ट की बात करते हैं तो कश्मीर के इशू में इन्हें हमारी मदद करी, यूएन में भी हमारे लिए इन्हें आवाज़ उठाई, और जब मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ जैसे कि 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई उसमें भी इन्हें हमारी मदद करी। मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करते हैं तो मिलिट्री हार्डवेयर को सपोर्ट सप्लाई करते हैं, ये हमें मदद करते थे। जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट भी हमें देखने को मिला। कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं तो भाई इंडियन कल्चर यूएसएसआर में बहुत फेमस था, इंडियन फिल्म्स, इंडियन फेमस लोगों के नेम्स वहां पर बहुत चलते थे, है ना। इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट ने भी यूएसएसआर को विजिट करा हुआ था। इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग का हमारा कोर्स आया हुआ है, जिसके बाद आपको आंसर फ्रेमिंग की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। सिर्फ 149 रुपीज का एक कोर्स है, आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। फंसना पक्का है सीरीज पूरी देखिएगा, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, फंसना पक्का है देखिए, रिवीजन के लिए आप हमारे नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। इतना आपने कर लिया अगर भाई तो बस बात ही खत्म हो जाती है, आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऊपर एंड स्क्रीन में फंसना पक्का है कि पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ आगे बहुत सारी वीडियोस में। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।